विचार रखेंगे। आर्यन त्रिपाठी, सरस्वती विद्या मंदिर। नमस्कार, मैं हूं आर्यन त्रिपाठी। मैं सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ज्ञान कुंज विवेकानंद नगर से कक्षा 12वीं का छात्र हूं। आज मैं आप सभी के समक्ष अपने इस विषय जातिगत जनगणना एक राजनीतिक पैंतरा या देश की आवश्यकता पर पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने आया हूं। ध्यान से सुनिएगा। जातिगत जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा सन 1872 में की गई थी। देश के स्वतंत्रता के बाद जातिगत जनगणना सर्वप्रथम सन 1951 में हुई थी। अंतिम जनगणना सन 2011 में की गई। जातिगत जनगणना का अर्थ है जातियों के आधार पर, जातियों की संख्या के आधार पर उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण देना, सरकारी योजनाओं का लाभ देना, साथ ही साथ हमारे सार्वजनिक संसाधनों को पूर्ण रूप से, नियमित रूप से वितरित करना। आप सभी जानते हैं हमारे भारतीय सामाजिक व्यवस्थाओं में सदा से ही जातियों का बड़ा विशेष महत्व रहा है। हम सदा से सुनते आए हैं कि राम जी ने केवट को भी गले लगाया और सुग्रीव को भी गले लगाया। मेरे आर्य कुल कमल दिवाकर रघुकुल भूषण, उन्होंने केवट को भी, जो पिछड़ी जाति के थे, और सुग्रीव जो ऊंची जाति के थे, उन्हें भी गले लगाया। हम समझते हैं कि जाति का बड़ा विशेष महत्व है। अतः जाति के संबंध में बिना विश्वसनीय आंकड़ों के ना तो सामाजिक विवेचना की जा सकती है और ना ही सामाजिक योजनाओं को, सामाजिक की कल्याण योजनाओं को लागू किया जा सकता है। इसलिए भी यह बात ध्यान रखें कि इससे देश में शिक्षा, चुनावी टिकट इत्यादि क्षेत्रों में भी जातियों को आधार बनाया जाता है। इसलिए भी जातिगत जनगणना विशेष रूप से अत्यंत आवश्यक है और एक अनिवार्य मुद्दा है जो हमारे बीच उभर कर आ रहा है। और इसका मुख्य स्वर जब तक आम जनमानस तक नहीं पहुंचेगा तब तक ये देश का मुद्दा नहीं बनेगा, सदन में रह जाएगा। इसे आम जनमानस तक, आम जनता तक पहुंचाने की पहल विद्या भारती भी करती है। हमारे लक्ष्य में भी लिखा है कि गिरिकंदराओं में, झुग्गी झोपड़ियों में निवास करने वाले हमारे दीन दुखी, अभावग्रस्त बांधवों को सामाजिक कुरीतियों, शोषण एवं अन्याय से मुक्त कराकर राष्ट्र जीवन को समरस, सुसंपन्न एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए समर्पित होना होगा। आज की युवा पीढ़ी को समर्पित होना होगा, तब ऐसा कार्य संलग्न हो सकता है, तब ये देश में मांग बढ़ेगी। ये देश की आवश्यकता बनकर नहीं रहनी चाहिए, देश की अनिवार्यता बनना चाहिए। अब एक श्लोक के माध्यम से मैं बतलाना चाहता हूं कि देश की अनिवार्यता क्यों है। हमारे यहाँ कहा जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिदः भाग् भवेत्। और इसी के साथ मैं एक उदाहरण स्वरूप आपको देता हूं। जैसा कि बिहार में जातिगत जनगणना हुई, आप सभी जानते हैं, वहां पे जो आंकड़ों में कमी आई, ये राज्य सरकार, केंद्र सरकार की सकारात्मक कार्यवाही की आपूर्ति की ओर इशारा करती है। आप सभी समझते हैं, अगर हम आंकड़ों की ओर नजर डालें तो कुछ महज 15.5% ही आंकड़े ऐसे हैं जो इसका लाभ उठा सकें। और राज्य की एक बहुत बड़ी आबादी, करीबन 84% जनसंख्या ऐसी है जो इससे वंचित रह गई। इस पर भी महज सरकार ने 50% सरकारी नौकरियों को ही शैक्षिक अवसर के लिए आरक्षित किया है। आप विचार करिए। और शायद इसीलिए हमारे विपक्षी दल और विपक्षी नेताओं ने इस पर बड़ी मुहिम चलाई है, जिसमें मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी, बसपा, कांग्रेस इत्यादि बड़े विपक्षी नेताओं और लोकप्रिय नेताओं ने इसकी मुहिम सदा से चलती आ रही है। वे इसके विपक्ष में है ताकि असमानता और संसाधनों के वितरण में नियमित रूप से जो भाजपा हिंदुत्व की राजनीति कर रही है उसे चुनौती दी जा सके। वर्ष 1931 में आए चुनावी वर्ष 1931 में आए हमारे जातिगत जनगणना के जो रिजल्ट थे, उसमें दिखाया गया कि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या करीबन 52% थी। आप विचार करिए, इसकी संख्या कम नहीं हुई है। ऐसे में केंद्र सरकार का सिर्फ एक जाति विशेष पर ध्यान केंद्रित करना आधार नहीं है।
इससे सर्वांगीण विकास नहीं होगा, इससे राष्ट्र में एकता नहीं आ सकती, इसमें राज्य में अखंडता नहीं आ सकती, साथ ही साथ राष्ट्र समर्पित नहीं हो सकता, समरसता नहीं आ सकती है इससे। इसलिए भी मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहूंगा आप सभी का। आपने मुझे ध्यान से सुना, बहुत बहुत आभार। आप सभी को श्री चरण में धन्यवाद। अनन्या रावत विपक्ष में अपने विचार रखेंगी, सरस्वती विद्या मंदिर। अनन्या रावत। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। मैं अनन्या रावत सरस्वती विद्या मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक ज्ञान कुंज विवेकानंद नगर सुल्तानपुर की कक्षा 10वीं की छात्रा हूं और आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होकर जातिगत जनगणना के विपक्ष में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि लोग नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, उम्र के आधार पर अपने आप को विभाजित कर लेते हैं, कुछ विकल्प में चुन लेते हैं, परंतु जाति जैसा मुद्दा जो भारत में व्याप्त है, उस मुद्दे में लोग वो इतना जटिल है कि लोगों को बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य लगता है। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि सन 1930 में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा किए गए एक सर्वे से उन्होंने जातियों के नामों का वर्गीकरण करने की कोशिश करी थी, जिसमें उन्होंने 65,000 जातियों का वर्गीकरण किया था। फिर उसके बाद इन्होंने इस कार्य को समाप्त कर दिया क्योंकि ये कार्य उनके लिए असंभव होता जा रहा था। फिर सन 2011 में फिर से ऐसी सर्वे करवाया गया हमारे नेताओं के द्वारा, जिसमें वहां पे 45 लाख जातियां मिली। मैं ये नहीं कहना चाहती कि 45 लाख जातियां हमारे भारत में है, अभी तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर क्षेत्र में जातियों का अर्थ अलग अलग होता है। मतलब ओबीसी की जो लिस्ट आती है वो क्षेत्र के लिए कुछ और, राज्य के लिए कुछ और, केंद्र के लिए कुछ और होती है। इसके साथ साथ संजय सिंह जी ने भी कहा है कि अगर जातिगत जनगणना होती है तो अब तक के जो आंकड़े चले आ रहे हैं उसके ऊपर नीचे होने की कई सारी संभावनाएं, 100% संभावनाएं हैं ऐसी। अगर मान लीजिए ऐसा होता है तो अगर ओबीसी की संख्या 52% से घटकर 40% हो गई तो ओबीसी के नेता कहेंगे कि ये जो जनगणना की गई है ये सरासर गलत है और इसे दोबारा करवाया जाए। और अगर 52% से बढ़कर इसकी जनसंख्या 60% हो गई तो ओबीसी के नेता कहेंगे कि हमें और आरक्षण दिया जाए। शायद इसीलिए सरकार नहीं चाहती है जातिगत जनगणना करवाना। इसी के साथ साथ इतनी सारी जातियां होने के बावजूद अगर जातिगत जनगणना करवा ही ली जाती है, सन 1872 से लेकर 2011 तक किए गए हर जनगणना में एससी और एसटी के डेटा को सार्वजनिक किया गया, लेकिन और जातियों के डेटा को सार्वजनिक न करने का सबसे बड़ा और मुख्य कारण था कि जाति विद्वेष न फैले, लोगों के अंदर जातीय विद्वेष न फैले और सामाजिक अंतरों का समूह न बने। और इसके साथ साथ अगर ऐसा हो जाता है तो हमने अखंड भारत का जो सपना देखा है वो वही खंडित होकर चूर चूर हो जाएगा। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि काशीराम जी ने कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो संख्या में अल्प हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा, उनके बारे में कौन सोचेगा। और दूसरी बात ये, एक चीज और जिसमें कहावत बहुत प्रचलित थी, जात की बेटी जात को, जात का वोट जात को। इसको कहने का तात्पर्य क्या है, इसको कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें प्रोफेसर रजनी कोठारी ने इसमें अत्यंत चिंतन प्रकट करते हुए ये कहा है कि आज के हमारे समाज में जो आधुनिक समाज है उसमें अंतरजातीय वैवाहिक समारोह भी हो रहे हैं, जिसमें जो ये बताते हैं कि हम जातिवाद के बंधन से छूटकर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्यों हम दोबारा वही जातिगत जनगणना करवा के हमारे भारत को फिर से पीछे ले जाना चाहते हैं। 200 साल लगे हमें अंग्रेजों से छुटकारा पाने से, अंग्रेजों से स्वतंत्र होने में 200 साल लगे, तो क्यों हम दोबारा उसी संस्कृति, उसी पहलू में दोबारा जाना चाहते हैं। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगी कि जातिगत जनगणना एकदम ही खराब है और गलत है। किस तरीके से, जब 27% आरक्षण दिया जाना था मंडल आयोग के तहत, तो उसमें यह था कि जब ऐसा चीज डेटा हुआ तो उसके बाद लोगों के अंदर, मतलब जो बच्चे थे जो इस रिजर्वेशन में नहीं आते थे, जो इस आरक्षण में नहीं आते थे, वो क्या हो गया, वो लोग इसका भीषण आंदोलन करने लगे, अपने आप को सड़क पे जलाने लगे। तो इससे जो सबसे बड़ा इसका हानि होगा वो यही होगा कि जातिगत जनगणना से सिर्फ और सिर्फ मानव हानि होगी।
सिर्फ यह कहना चाहूंगी कि जो ये जातिगत जनगणना है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक हित के लिए किया गया एक बड़ा काम है। जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं कि वो अपने अंडर सबको कर सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। हमारे बीच हिंदी दैनिक अमृत विचार के ब्यूरो चीफ मनोज मिश्रा जी हैं और अमर उजाला से